यहाँ मैं आपको एक दिलचस्प बात सुनाना चाहता हूँ, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ वलंदेज़ी यानी डच लड़कियों की इखलाकी हालत क्या थी और हमारी अपनी फ़ौज की इखलाकी हालत क्या हो गई थी। हमारी बटालियन में एक सूबेदार साहब हुआ करते थे, जिनकी शराफत और इस्लाम पसंदी ज़रबुल मिसल बनी हुई थी। मैं उनका नाम ना ही लूँ तो अच्छा है। हो सकता है कि वो खुद तो इस दुनिया में ना हो, लेकिन उनकी आल औलाद तो ज़रूर होगी। ये जमादार, सूबेदार और सूबेदार मेजर, जिन्हें आजकल जेसीओ कहा जाता है, उस वक्त वीसीओ कहा जाता था। बटालियन की लाइनों में ये वीसीओ अलग अलग कमरों में रहते थे। एक रोज़ मुझे उस सूबेदार के साथ एक काम पड़ गया जो सरकारी काम था। मैं क्लर्क था, इसलिए मैं जिसके पास भी जाना चाहता था चला जाता था और क्लर्कों को खसूसी इज्जत की निगाह से देखा जाता था। सूबेदार के कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाजे पर दस्तक ना दी, ना ही हम लोगों में इतना इखलाक और अदब हुआ करता था। मैंने क्वाड पर हाथ रखा तो दरवाज़ा खुल गया और मैं अंदर चला गया और देखा सूबेदार साहब टांगे नीचे लटकाए चारपाई पर बैठे हैं और उनकी गोद में एक फर्स्ट क्लास जवान वलंदेज़ी लड़की बैठी है और चौंचले हो रहे हैं। मुझे देखकर लड़की पर तो कुछ भी असर ना हुआ, बल्कि वो पहले की तरह हंसती ही रही। लेकिन सूबेदार साहब का ये हाल कि बुरी तरह चौंके और बिदक कर लड़की को गोद से धकेलने लगे। यार, अच्छा हुआ तुम आ गए, सूबेदार साहब ने कहा। इस खचरी को यहाँ से निकालो। देखो, ज़बरदस्ती आकर मेरी गोद में बैठ गई है। मेरा नमाज का टाइम हो रहा है। यार, इसे अपने साथ ले जाओ, ये जान ही नहीं छोड़ती। सूबेदार साहब को सहूलत यह हासिल थी कि हम लोग वलंदेजियों की ज़बान नहीं समझते थे और वलंदेजी हमारी नहीं समझते थे। अगर यह वलंदेजी लड़की पंजाबी समझ सकती तो वो फ़ौरन बता देती कि कौन किसकी जान नहीं छोड़ रहा। मैं हंस पड़ा और आहिस्ता से कहा, कोई बात नहीं सूबेदार साहब, सब ऐश मौज कर रहे हैं। नमाजें वापस हिंदुस्तान में जाकर पढ़ लेना। सूबेदार साहब ने खोखला सा कहकहा लगाया और लड़की को गोद से निकालकर चारपाई पर बिठा लिया और मेरी बात सुनने लगे। ये सही है कि हम वलंदेजियों की ज़बान नहीं समझते थे और वो हमारी नहीं समझते थे, लेकिन बदकारी और बद इखलाकी की अपनी एक ज़बान है जो दुनिया के एक कोने का गुनाहगार दूसरे कोने के गुनाहगार की भी समझ लेता है। उसमें ज़बान को हरकत देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने उस सूबेदार की मिसाल सिर्फ इसलिए दी है कि मुझे ज़्यादा तफसीलात ना सुनानी पड़े और आप समझ जाएं कि वहाँ क्या सूरत हाल बन गई थी। हमारे फौजी भाइयों ने वहाँ भी हुक्के बना लिए थे, खुद हुक्का पीते थे और सरकारी राशन के सिगरेट वलंदेजी लड़कियों को देकर उन्हें जहाँ चाहे ले जाते थे। मालूम नहीं आप यकीन करेंगे या नहीं, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ये हकीकत बयान कर रहा हूँ कि इस खित्ते की मुसलमान औरतों का किरदार वलंदेजी औरतों से बिल्कुल उलट था। वो अपने सरों पर बड़ा रुमाल बांध कर रखती थी और हिंदुस्तानी फौजियों को हकारत की नज़रों से देखती थी। हमारे बाज़ फौजियों ने मुसलमान औरतों पर भी तबाह आजमाई की कोशिश की थी और बाज़ की तो वहाँ के मुसलमानों ने ऐसी पिटाई की कि उनके होश ठिकाने आ गए। हम जो मुसलमान फौजी थे, हमें मुसलमानों के किरदार का पता चल गया। वैसे भी मुसलमान होते हुए हम मुसलमानों की इज्जत पर हाथ डालने की सोच भी नहीं सकते थे। बड़ी जल्दी सारी फौज में मशहूर हो गया कि यहाँ की किसी मुसलमान औरत को मैली आंख से बिना देखना। मुसलमान फौजियों ने यह रवैया इख्तियार कर लिया कि वहाँ की मुसलमान औरतों की इज्जत के मुहाफिज बन गए। उन्होंने हिंदू और सिख फौजियों को भी खबरदार कर दिया कि किसी मुसलमान औरत की इज्जत पर हाथ न डालना, वरना हम उसका इंतकाम लेंगे। हिंदू, सिख और मुसलमान फौजियों में इस मसले पर कुछ खिंचाव सा पैदा हो गया, लेकिन वलंदेजी औरतें इतनी ज़्यादा थीं कि यह खिंचाव जल्द ही ख़त्म हो गया। ये ना समझिए कि ये वलंदेजी लड़कियां गरीब या मुतवसत घरानों की थीं। हकीकत यह है कि उनमें ऊंचे घरानों की लड़कियां भी शामिल थीं। उनमें एक क्लास वो थी जिसे हुक्मरानों की क्लास या हाकिमों की क्लास कह लें। वो अपर क्लास थी। उस क्लास की लड़कियों ने अंग्रेज़ और हिंदुस्तानी अफसरों के साथ दोस्तियां लगा ली थी, बल्कि उनमें अक्सर अफसरों के साथ ही रातें बसर करती थी। दूसरे फौजियों को इतनी खुली इजाज़त मिल गई थी कि बाज़ फौजी पूरी पूरी रात उन औरतों को बैरकों में साथ रखते थे। अब उन फौजियों ने भी शराब पीना शुरू कर दी थी, जो शराब की बू से भी भागा करते थे। अब मैं आपके सामने कुदरत के निज़ाम का और इंतकाम का एक पहलू रखता हूँ। मैं तफसील से सुना चुका हूँ कि जापानी फ़ौज ने मफतूहा इलाकों से नौजवान और खूबसूरत लड़कियां उठाकर अपने साथ मोर्चों में रख ली थीं। फिर उनके साथ उन्होंने जो सलूक किया उसकी 2 मिसालें मैं पेश कर चुका हूँ। एक ये कि एक औरत को हमने जिसके सर में गोली लगी हुई थी और एक औरत को एक बच्चे को जन्म देते देखा। जापानी फ़ौज जब भागी तो उन बदनसीब लड़कियों को यूं ही भटकता छोड़ गई थी। जापानी फ़ौजी का कौमी किरदार और जज्बा काबिल तारीफ़ ही सही, लेकिन मफतूहा इलाकों की इज्जत के साथ वो जिस तरह खेले वो काबिल नफ़रत था। कुदरत ने यानी अल्लाह ताला के निज़ाम ने ये इंतकाम लिया कि जापान की नौजवान लड़कियों के साथ अमरीकी फ़ौजियों ने बिल्कुल वही सलूक किया और नाजायज़ बच्चे पैदा करके खुद अमरीका चले गए।
इंडोनेशिया के कोई कोई मुसलमान टूटी फूटी उर्दू बोल और समझ सकते थे। ये दुकानदार और ताजिर लोग थे और उनमें हिंदुस्तान की अपनी मदरसों के पढ़े हुए आदमी भी थे। उनके साथ हमारी राह रस्म चल पड़ी थी, जिसकी तफसीलात मैं आगे चलकर सुनाऊंगा। उन्होंने हमें बताया कि जंग से पहले जब वहाँ वलंदेजियों की हुकूमत थी तो वो मुसलमानों को गालिब अक्सरियत में होने के बावजूद सेकंड क्लास नहीं बल्कि थर्ड क्लास शहरी समझते थे और उन्हें अपनी इंतहाई घटिया रियाया बनाकर रखते थे। यूरोप के दिल में इस्लाम की दुश्मनी तो बड़ी पुरानी है। ये इस्लाम दुश्मनी वलंदेजियों में कूट कूट कर भरी हुई थी। अल्लाह ने उनसे ये इंतकाम लिया कि उन्हें भूखा और मोहताज बना दिया और उस कौम की औरतों ने खुद फौजियों को फांसना और अपना आप पेश करना शुरू कर दिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि मोअज़्ज़िज़ घरानों की वलंदेजी लड़कियां बाकायदा तवाइफें बन गई थीं। उनका मुतालबा सिर्फ ये था कि राशन पानी दे दो और पूरे घर के लिए दो। बाज़ हिंदुस्तानी फौजी स्टोरों में चोरियां करके भी उनके घरों की ज़रूरियात पूरी करते थे। कुछ अरसे के बाद एक और भयानक सूरत हाल पैदा हो गई। वहाँ की तवाइफें भी मोअज़्ज़िज़ घरानों की औरतें बनकर फौजियों के पास आने लगीं। मैं इस सूरत हाल की सारी वजूहात खुलकर बयान नहीं कर सकूंगा क्योंकि ये बड़ी शर्मनाक बात है। फौजी इस बेहयाई की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे थे। मैं उन बीमारियों के नाम बता देता हूँ। उनमें एक है आतिशिक, दूसरी है सोजाक। ये बीमारी इतनी आम नहीं हुई थी लेकिन फौजी उन बीमारियों में मुब्तला होना शुरू हो गए थे। फौजी का इन दोनों में से किसी एक बीमारी में मुब्तला हो जाना जुर्म समझा जाता था। इसका मतलब ये होता था कि वो गलीज औरतों के पास जाता रहा है, उसे सज़ा मिलती थी। आमतौर पर फौजी ये बीमारियां छुपा लेते थे, जिसका नतीजा ये होता था कि बीमारी जड़ पकड़ लेती और लाइलाज की हद तक पहुंच जाती थी। 2 हिंदुस्तानी फौजियों ने उन बीमारियों से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। उसे बदकारी की सज़ा कहा जाए तो ज़्यादा सही होगा। मैं वहाँ मुबस्सिर या जंगी वक़ाए निगार की हैसियत से नहीं गया था कि मुझे हर एक बात का इल्म होता रहता या मैं खुद वहाँ की हाई कमांड से मिलता और अंदर की बातें मालूम कर सकता। मैं हवालदार क्लर्क था। कुछ बातें अपनी आंखों देखी और चूंकि मेरा ज़्यादातर राब्ता अपनी बटालियन के अफसरों के साथ रहता था, इसलिए वो बातें मुझे मालूम हो जाती थीं जो दूसरों को मालूम नहीं हो सकती थी। जाहिर ये किया जा रहा था कि इस खित्ते में वलंदेजियों की हुकूमत थी, इसलिए अंग्रेज़ों ने अपनी फ़ौज यहाँ इसलिए रखी है कि फिर वलंदेजियों की हुकूमत कायम करके उसे पुख्ता और मुस्तहकम कर दिया जाए। सोचने वाली बात यह थी कि अंग्रेज़ों और अमरीकियों को वलंदेजियों के साथ इतनी दिलचस्पी क्यों पैदा हुई। ये मैं बता चुका हूँ कि वलंदेजी मुसलमानों को हकीर समझते थे। ये पूरी की पूरी दुनिया सलीब का रवैया है जो सलीबी जंगों से अब तक चला आ रहा है। ये तो बाद में पता चला था कि अंग्रेज़ खुद यहाँ के हुक्मरान बनने का प्रोग्राम बनाए हुए थे और वलंदेजियों को आगे करके मरवाना चाहते थे। बहरहाल इस खित्ते में उस वक्त 3 इत्तेहादी थे, अंग्रेज़, अमरीकी और वलंदेजी। हुकूमत किसी की भी कायम हो जाती, तीनों का एक ही मकसद मुश्तरक था, वो ये कि यहाँ मुसलमानों की हुकूमत कायम ना हो। फिर अचानक ही फौज में नकलो हरकत शुरू हो गई और साफ पता चलने लगा कि कोई और ही एमरजेंसी पैदा हो गई थी। मेरी बटालियन को वहाँ से कहीं और भेज दिया गया और दूसरी यूनिटों को भी इधर उधर करके नई यूनिटें आ गईं और यूं समझें कि एक नई तंजीम होने लगी। इससे ये जाहिर होता था कि इन इत्तेहादियों पर कोई मुसीबत आन पड़ी है। हमें जल्द ही पता चल गया कि यह नई मुसीबत क्या आन पड़ी है। वहाँ के मुसलमानों ने बाकायदा जंग आज़ादी शुरू कर दी थी। ये जलसे और जलूसों वाली जंग आज़ादी नहीं थी, बल्कि मुसलमानों ने उन तीनों इत्तेहादी ताकतों को जंग का अल्टीमेटम देकर जंग शुरू कर दी थी। वहाँ के मुसलमानों ने जंगी ट्रेनिंग जापानियों से ली थी। जापानियों ने मुसलमानों को जो ट्रेनिंग दी थी उसका पस मंज़र ये है कि जापानियों ने उस खित्ते पर कब्जा किया और बर्मा तक जा पहुंचे तो उन्हें हर लम्हा तवक्को थी कि अमेरिका और बरतानिया जवाबी हमला करेंगे। जापान की हाई कमांड ने यह तो यकीनन सोचा होगा कि अपने मुल्क से इतनी दूर जाकर जो महाज खोला है उसे ताकतवर बनाने के लिए जापान से मजीद फौजें भेजनी एक दुश्वार काम था। जापानियों ने उसका ये तरीका इख्तियार किया कि इस खित्ते के मुसलमान अवाम का ताउन और एतमाद हासिल किया। ये इस तरह हासिल किया कि उनकी एक आज़ाद हुकूमत बना दी जिसका सरबराह अहमद स्वीकारनू था। अहमद स्वीकारनू एक इनकलाबी लीडर था। जापानियों ने मुसलमान की जो हुकूमत बनाई थी ये कुछ इस तरह थी जिस तरह अंग्रेज़ों ने अपने दौरे हुकूमत में असम्बलियाँ बनाई थी और जाहिर ये किया था कि हिंदुस्तान के लोग अपने फ़ैसले खुद करते हैं, हालांकि ये महज एक दिखावा था। ऐसे ही जापानियों ने मुसलमानों की जो हुकूमत बनाई उसका नाम वहाँ की ज़बान में जो रखा उसका मतलब था मरकज़ी अवामी तंजीम। उसमें वहाँ के मुकामी लोगों को रखा गया और अहमद स्वीकारनू को सरबराह तो बना दिया गया, लेकिन उस तंजीम में अक्सरियत जापानियों की थी। लेकिन उन्होंने ये फैसला भी किया था कि अहम अमूर और मसाइल के मुतल्लिक फ़ैसले करने से पहले मुसलमान मेंबरों की रजामंदी लाजमी तौर पर हासिल की जाए। जापानियों ने उस हुकूमत के बड़े बड़े ओहदे इंडोनेशिया के मुसलमानों को दिए और इसके साथ ही उन्होंने वहाँ के मुसलमानों की एक अलग फ़ौज बना दी।
उस फौज को जापानियों ने असला और बारूद दिया और बड़ी मेहनत से उन्हें जंगी ट्रेनिंग दी। सिर्फ उस फौज को ही नहीं बल्कि शहरियों को, जिनमें नौजवानों को खास तौर पर शामिल किया गया था, फौजी और जंगी ट्रेनिंग दे दी गई। इस तरह ये सारी कौम बाकायदा फौजी बनकर जंग के लिए तैयार हो गई। ये हैरान होने वाली बात नहीं कि वहाँ की मुसलमान लड़कियाँ भी असला बारूद इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग में पेश थीं और उन्होंने फौजियों की तरह बाकी ट्रेनिंग भी हासिल की थी। मैंने उन लड़कियों को बाद में गोरीला जंग लड़ते अपनी आंखों देखा था। जिस वक्त जापानी बर्मा से पसपा हो रहे थे और उनके कहीं भी पांव जम नहीं रहे थे, उस वक्त इंडोनेशिया के मुसलमानों की यह फौज जो जापानियों ने तैयार की थी 1,20,000 नफरी तक जा पहुंची थी। जापानी पूरी तरह मुतमईन थे कि वो इस फौज को अंग्रेज़ों और अमरीकियों के खिलाफ लड़ाएंगे और मशरिक़ बईद में उनके पांव जमे रहेंगे। लेकिन वहाँ के मुसलमान कुछ और ही प्लान बनाए हुए थे। वहाँ के लीडरों का लीडर अहमद स्वीकारनो था और दूसरे का नाम हाता था, वो भी मुसलमान था। इसके अलावा भी लीडर थे जिन्होंने यूं किया कि ज़ाहरी तौर पर जापानियों के साथ लगे रहे और उन्हें यकीन दिलाए रखा कि वो इत्तेहादियों के खिलाफ उनकी जंग लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने जापान की गुलामी को कबूल नहीं किया था। वो बड़े ही दानिशमंद और दूर अंदेश थे। उन्होंने जापानियों से सिर्फ जंगी तरबियत हासिल ही नहीं की थी बल्कि मुल्क के सरकारी इंतज़ाम चलाने के तौर तरीके भी सीख लिए थे। उन्होंने अज़म कर रखा था कि अब वो किसी के भी गुलाम नहीं रहेंगे। वो सिर्फ मौके की तलाश में थे। वो पक्के मुसलमान थे। हम वहाँ की मस्जिदें देखा करते तो हमारी रूहें भी खुश हो जाया करतीं। बड़ी खूबसूरत मस्जिदें थीं और उन्हें वो लोग दिलो जान से साफ सुथरा रखते थे। उन लीडरों ने जब देखा कि बर्मा से जापानियों के पांव उखड़ गए हैं और उनकी पसपाई शुरू हो गई है, तो उन्होंने ये देखने के लिए इंतज़ार किया कि मलाया में जापानी क्या करते हैं। जब देखा कि मलाया में भी जापानियों के मोर्चे जम नहीं रहे और वो पीछे ही हटते आ रहे हैं, तो उन इंडोनेशी मुसलमानों ने जापानियों के असला बारूद के गोदामों, स्टोरों और असला खानों पर कब्जा कर लिया। लेकिन ये छोटे हथियार थे, यानी राइफलें और मशीन गन्ने वगैरह। जापानियों को तवक्को थी कि वो उन मुसलमानों को फ़ौरन ठिकाने लगा देंगे। इस तवक्को पर उन्होंने मुसलमानों पर हल्ला बोला। लेकिन मुसलमान ऐसी बेजिगरी से लड़े कि जापानियों ने पसपा हो जाना ही बेहतर समझा। इससे अंदाज़ा करें कि वहाँ के मुसलमानों का जज्बा कितना मुस्तहकिम था। ये वही जापानी फ़ौज थी जिसने अमेरिका और बरतानिया जैसी ताकतों को बहरुल काहिल और मशरिक़ बईद से बेदखल कर दिया था। लेकिन इंडोनेशियन मुसलमानों ने छोटे हथियारों से जापानियों को शिकस्त दे दी। इसका फ़ायदा अमेरिका और बरतानिया को मिला क्योंकि मुसलमानों ने जापानियों के लिए उस खित्ते की ज़मीन तंग कर दी थी और उन्हें खासा कमज़ोर भी कर दिया था। ये भी एक वजह थी कि जापानियों को वहाँ से बड़ी तेज़ी से पसपा होना पड़ा। जापानी पसपा हो गए तो वलंदेज़ी फिर आन पहुँचे। वहाँ के मुसलमानों ने उन्हें बताया कि अब यहाँ उनकी हुकूमत है और वो एक आज़ाद कौम है। वलंदेज़ी तो इंडोनेशिया को अपनी ज़ाती जागीर समझते थे। उन्होंने उन मुसलमानों को अभी तक वही मुसलमान समझा जिन्हें वो हकारत की नज़रों से देखा करते थे और वो उनकी रियाया थे। लेकिन अब इंडोनेशिया के मुसलमान बाकायदा फ़ौजी बल्कि एक जंगी ताकत बन चुके थे। उन्होंने वलंदेज़ियों को एक ही हल्ले में घुटनों बिठा दिया। हमें जब मलाया से यहाँ भेजा गया था उस वक्त हमें मालूम नहीं था कि यहाँ क्यों भेजा गया है, वापस हिंदुस्तान क्यों नहीं भेजा गया। बाद में पता चला कि इंडोनेशिया के मुसलमान गोरीला किस्म की जंग आज़ादी शुरू कर चुके थे। पहले हमें इसके मुताल्लिक कुछ भी मालूम नहीं था। अब इंडियन आर्मी की यूनिटों को इंडोनेशियाई मुसलमान गोरीलों के खिलाफ लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा था। इंडोनेशियन मुसलमानों की ये जंग आज़ादी इस कदर मुनज़्ज़म और उनके वार और ज़रबें इस कदर कारी थीं कि अमरीका और बरतानिया चौंक उठे और उन्होंने देख लिया कि इस उभरती हुई ताकत को दबाया ना गया तो यहाँ मुसलमान हुकूमत मजबूत हो जाएगी। चुनाचे उन्होंने मज़ीद फ़ौजें इस खित्ते में उतार दीं। एक तो ये फ़ौज थी जिसमें हमारी बटालियन भी थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की फ़ौज भी बुलाई गई और इंडियन आर्मी की मज़ीद यूनिटें हिंदुस्तान से बुलाई गईं और फिर अमेरिका से भी फ़ौज आ गई और फिर अमेरिका और बरतानिया के फ़िज़ाई बेड़ों ने भी उस खित्ते में आड़ डेरे डाले। इस तरह इंडोनेशिया मैदान जंग बन गया। इतनी बड़ी ताकत के सामने जिसके पास टैंक भी थे, लड़ाका बमबार तैयारे भी थे और तोप खानों का कोई हिसाब किताब ही न था। इंडोनेशियन मुसलमानों के पास मशीन गन्नें और राइफलें थीं। ये राइफलें और मशीन गन्नें जापानी साख्त की थीं। उनका एम्यूनिशन ख़त्म हो गया। मुसलमानों ने वलंदेजियों से जो एम्यूनिशन छीना था वो जापानी हथियारों में इस्तेमाल नहीं हो सकता था। ये बहुत बड़ी दुश्वारी थी। मुसलमानों ने इत्तेहादियों के ठिकानों पर शब खून मारने शुरू कर दिए और ख़ासा असला और एम्यूनिशन इकट्ठा कर लिया। तब इत्तेहादियों को पता चला कि इंडोनेशी मुसलमान तो एक बाकायदा फ़ौज की तरह मुनज़्ज़म है और उस तंजीम को तोड़ना आसान काम नहीं। इंडोनेशियन मुसलमानों की इस जंग आज़ादी को आलमी तारीख़ में एक ख़ास मुकाम हासिल है। इस पर किताबें भी लिखी गई थीं। एक किताबें वो थीं जो आम लोगों के पढ़ने के लिए हैं।
इनके अलावा फौजी और जंगी अमूर के माहिरीन ने अलग किताबें लिखी थीं, जिनमें उन हुर्रियत पसंदों के तरीक़ा जंग को तकनीकी लिहाज से पेश किया गया था। कहा जाता है कि शमाली वियतनामियों ने अमेरिका को और 1954 में शमाली कोरिया वालों ने भी गोरिल्ला जंग के जरिए शिकस्त दी थी, लेकिन वियतनामियों को भी और कोरिया वालों को भी रूस और चीन की भरपूर मदद हासिल थी। इंडोनेशिया के हुर्रियत पसंदों को सिवाय अल्लाह ताला के कहीं से भी कोई मदद हासिल नहीं हुई। अमेरिका और बरतानिया वाले पहले तो ये समझते रहे कि इन मुसलमानों के पास पल्ले कुछ भी नहीं, इन्हें तो फौरन ज़ेर कर लिया जाएगा, लेकिन उन इत्तेहादियों को जब इंडोनेशिया के हुर्रियत पसंदों के हेडक्वार्टर के ऑपरेशन ऑर्डरों की कुछ कापियां मिली तो उनके होश ठिकाने आए और तब उन्हें पता चला कि उनका सामना मामूली से और गैर मुनज़्ज़म से गोरीलों के साथ नहीं। मैं एक ऐसे ऑपरेशन ऑर्डर का तर्जुमा पेश कर रहा हूँ। ये इंडोनेशियन मुसलमानों के हेडक्वार्टर से जारी हुआ था, जिस पर उनके एक कमांडर नासोशन के दस्तखत थे। मुलाहिजा फरमाएं, हर गोरीला टोली का कमांडर अपने बालाई कमांडर के साथ राब्ता रखने की पूरी कोशिश करे। हर कमांडर अपने गोरीला जवानों को ये समझाए कि हम मुतहर्रिक मोबाइल जंग लड़ रहे हैं, हमारे ना अगले मोर्चे हैं ना पिछले, हमारा कोई फ्लैग नहीं है, हमारे लिए पेश कदमी और पसपाई कोई मायने नहीं रखती। दुश्मन पर हमला करो और देखो कि दुश्मन की नफरी ज्यादा हो गई है और तुम घेरे में आ जाओगे तो फौरन वहां से पीछे आ जाओ और बिखर जाओ। अकेले अकेले हो जाओ ताकि दुश्मन भी तुम्हारी तलाश में बिखर जाए। दुश्मन बिखर गया तो समझो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फतह हमारी होगी, आज़ादी या मौत। उसके नीचे कमांडर नासोशन के दस्तखत थे। गोरीला फोर्स के पास एमुनिशन की कमी हो गई तो उनके हेडक्वार्टर से एक ऑपरेशन ऑर्डर जारी हुआ, जिसका इक्तबास जरा मुलाहिजा फरमाएं। राइफलों और मशीन गनों के एमुनिशन की कमी वाक़या हो गई है। इस कमी को पूरा करने के लिए दुश्मन के कानवायों पर शब खून पहले से ज्यादा मारो और एमुनिशन इकट्ठा करो। हर पार्टी का कमांडर अपने जवानों को सख्ती से बताए कि एमुनिशन एहतियात से इस्तेमाल करे। पता चला है कि बाज़ जवान अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, इस तरह एमुनिशन ज़ाया होता है। हर गोरीला जवान इस असूल पर अमल करे कि एक गोली एक दुश्मन, एक भी गोली ज़ाया ना हो, आज़ादी या मौत। मैं ज़्यादा दिलचस्प, सनसनीखेज़ और ईमान अफरोज़ तफसीलात सुनाने से पहले इत्तेहादियों के हेडक्वार्टर का एक ऑपरेशन ऑर्डर पेश कर रहा हूँ। उस ऑर्डर में फ़ौजी इस्तिलाहें ज़्यादा इस्तेमाल की गई थी, मैं उन्हें आम फहम ज़बान में पेश करता हूँ। ये छोटा सा एक इक्तबास है। इस ऑपरेशन का मकसद है एक गोरीले गिरोह का खात्मा। फ़ौज इस तरह हमला करेगी, मगरबी सिमत से 3 बटालियन, मशरकी सिमत से 2 बटालियन और एयरफोर्स के लड़ाका तैयारे जनूब से 4 प्लाटूनें, शुमाल से 1 बटालियन एडवांस करेगी। इस हमले को तोप खाने की सपोर्ट हासिल होगी। फ़िज़ा में देखभाल के लिए एक ऑस्कर तैयारा होगा।